लड़की बीते 10 सालों से जिसने अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा, वो अपने माँ बाप के पास चुपके से आती है। जब वो रात के वक्त माँ बाप के पास आती है तो पिता के पैरों को पकड़कर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ माँ के कमरे में जाती है और वहाँ भी टुसक टुसक कर रोने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर पिता के पैरों पर जब आंसू गिरते हैं, उसके थोड़ी देर बाद उन्हें अनुभव होता है कि शायद मेरे पैरों पर कुछ हुआ है। वो उठकर देखता है तो देखता है कि उसकी बेटी जो उसकी पत्नी के पैरों को पकड़कर रो रही है। और ये क्यों रो रही है? तभी ये लड़की कहती है कि बाबा, मैं इतनी कुलक्षणी हूँ, तुम्हारे घर में मैंने तुम्हारा नाश और सर्वनाश कर दिया। मेरी तरह कोई भी बेटी इस दुनिया में नहीं होगी। जितनी बड़ी मैं पापिन हूँ और जितना बुरा मैंने आप लोगों के साथ किया है, शायद इस दुनिया में कोई भी किसी के साथ नहीं कर सकता। और ये जो लड़की है, ये फूट फूट कर रोने लगती है। और इस लड़की के साथ एक नन्हा सा बालक भी था और ये रोते हुए कहती है कि पापा, आपके घर को बर्बाद करने वाली निशाचर मैं हूँ, मुझे मार दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। अब बात यहाँ पर ये अटक रही है कि 10 साल से घर की बेटी कहाँ पर थी? ये बालक इसके साथ कौन होता है? क्यों अपने आप को एक कुलक्षणी कह रही थी? क्यों इसके पिता इसकी तरफ देखकर शायद उनके जुबान से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे? क्यों एक माँ के पैरों में रात के अंधेरे में एक बेटी को आना पड़ा? आखिरकार इस बेटी ने ऐसा क्या कर दिया था? दोस्तों, एक हफ्ता चल रहा है और एक हफ्ते में हम घरेलू उन घटनाओं को सामने रखेंगे जो घटनाएं लोगों के सामने तो आती हैं, लेकिन उन घटनाओं पर चर्चा या जिक्र नहीं होता। उनके बाद की, यानी पहले कांड हो जाता है, कांड के बाद का जो अनुभव होता है या उसके बाद जो कुछ लोगों को भुगतना पड़ता है, जो बुरा करते हैं, वो सारी चीज़ें किसी के भी सामने नहीं होती हैं। लेकिन आज हम एक हफ्ते तक आपको ऐसी ही घरेलू कहानियाँ या घटनाएं बताएंगे जो हमें हमारे ही परिवार के सदस्य, जो शायद हमारी स्टोरियों से या हमारी जो घटनाएं होती हैं उनसे सीख लेते हैं और अपने आप में बदलाव कर रहे हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हमें गोपनीय रखनी पड़ेंगी क्योंकि किसी के ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये बातें हैं। आज कहानी लेकर आए हैं हम आरजू जी की। आरजू जो हमसे बात करती हैं, हर रोज़ बात करती हैं फेसबुक के ज़रिए और हमसे कह रही हैं कि मैं आपसे जिस दिन से आपका चैनल पर वीडियो आई हैं उसी दिन से फेसबुक पर जुड़ी हुई हूँ। तो दोस्तों, आरजू की कहानी या घटना को सुनिए कि अपने आप को कुलक्षणी क्यों कह रही है। आरजू के बचपन से शुरू करते हैं। आरजू अपने पिता की इकलौती बेटी थी। इसके 4 भाई थे, 5 भाई बहन होते हैं। ज़िंदगी बहुत खुशनुमा थी, ज़िंदगी में कोई भी दुख तकलीफ नहीं थी। आरजू का पिता एक सरकारी अधिकारी था। आरजू का पिता, आरजू पता है नाम कैसे रखा गया था? क्योंकि इस लड़की के लिए शायद माँ ने व्रत रखे थे। कौन ऐसी माँ है जो ऐसे व्रत रखती है? ये बहुत ही एकदम लोग सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन आरजू की माँ ने उसके लिए व्रत रखे। भगवान से कहा कि मुझे एक बेटी चाहिए। बेटे तो बहुत हैं, घर में एक लक्ष्मी आएगी तो मेरा घर पूरा हो जाएगा, यानी परिवार पूरा हो जाएगा और मेरी चौखट है वो भी हरी भरी रहेगी। दोस्तों, ये माँ की प्रार्थना पूरी होती है। आरजू घर की सबसे छोटी बेटी थी, घर की सबसे छोटी होती है। आरजू को पढ़ाने लिखाने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती थी। आरजू को पढ़ाया गया, लिखाया गया, यहाँ तक जब आरजू जवान होती है तो जवान होने के साथ साथ आरजू के जो चाचा ताऊ हैं वो हमेशा घर आकर कहते थे, भैया तुम्हें लड़की की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि बेटी जितनी जल्दी घर से अपने घर चली जाए उतना ही अच्छा है। जब जवानी की दहलीज पर बच्चे पैर रखते हैं ना, तो भैया ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, उनके हाथ पीले कर देने चाहिए। ये था वो भाइयों का डर, शायद उन्होंने कुछ महसूस किया। और आरजू जो इच्छा थी, इसी नाम पर इसका नाम रखा गया था कि भाई हमारी इच्छा है तो आरजू नाम रख दिया। लेकिन आरजू अपने पिता की बहुत चहेती थी। पिता जो अधिकारी थे वो अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से रखते हैं। उन्होंने अपने भाई से कहा कि मेरी बेटी है, जितना मुझे बेटों पर घमंड नहीं है उतना मुझे मेरी बेटी पर गुरूर है। वो मेरी पगड़ी है, मेरा सम्मान है, वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। यानी चाचा ताऊ का डर था कि कहीं लड़की कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, क्योंकि उन सभी ने अपनी बेटियों को समय रहते उनका विवाह और शादी कर दी थी। दोस्तों, शादी की भी एक उम्र होती है, कोई माने या ना माने। अब यहाँ पर और कुछ वक्त बीतता है। ये अपनी बेटी को मास्टर डिग्री कराना चाहता था, आगे पढ़ाना चाहता था, यानी अपनी बेटी को ये बहुत कुछ बनाना चाहता था। दोस्तों, यहाँ पर कुछ वक्त बीतता है,
तभी एक दिन आरजू के पिता के पास एक मोहल्ले की बुजुर्ग महिला आती है। मोहल्ले की बुजुर्ग महिला आती है और आकर आरजू के पिता के पास बैठकर रोने लगती है। कहती है कि बेटा, मैं तेरी दादी लगती होंगी, यानी मेरे जो बच्चे हैं वो तेरे भाई के समान आते हैं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी होगी। किसी की बहन बेटी के बारे में हम नहीं कहना चाहते, लेकिन तेरी बेटी जो है वो मेरे बेटे से प्रेम करती है और मेरा बेटा तेरी बेटी का रिश्ते में चाचा लगता है, क्योंकि गांव में नाता और संबंध ऐसा ही था। और ये जो महिला थी जो बात करने के लिए आई थी, ये एक ही कुनबे का परिवार था, यानी इनके दादा परदादा कभी एक रहे होंगे, तो ये एक ही कुनबा था, यानी एक ही परिवार था। और इसी में आरजू की ये खबरें गांव में उड़ने लगती हैं। लेकिन उस पिता ने आज भी भरोसा नहीं किया। उस महिला से कहा कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। वो लड़की रोने लगती है, कहती है कि पापा ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से उस महिला को भगा दिया जाता है। मेरी बेटी पर लांछन लगा रही हो, आरोप लगा रही हो, लेकिन आरजू के पिता अपनी बेटी की बातों में खोए रहे और उसे पढ़ाते रहे। दोस्तों, जब कोई भी नहीं मानता है, जिंदगी आगे चल रही थी, लोगों ने कहना बंद कर दिया था। गाँव में एक खबर चल रही थी, खबर जो मैं आपको इशारा कर रही हूँ। तभी एक दिन मालूम होता है कि आरजू उसी लड़के को लेकर इस घर से फरार हो जाती है जो कि रिश्ते में इसका चाचा लगता है। जब ये बात उस पिता को पता चलती है तो उस पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये क्या हुआ, अनर्थ हो गया, वो अंदाज़ा लगाता है। लेकिन खबर आग वहाँ से भी उठती है कि वो लड़का भी घर से फरार हो चुका है। आरजू का पिता टूट जाता है, उसे अटैक आता है। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लड़की की तलाश की जाती है, शायद समय रहते अब भी संभल जाए, लेकिन अब कुछ संभलने वाला नहीं था। आरजू ने जाकर उस लड़के से जो उसका रिश्ते में चाचा लगता है, उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद दोस्तों कानूनी शादी करते हैं, जहाँ पर पुलिस भी आपको सुरक्षा देती है। सुरक्षा जब उसे मिलती है तो वो कानून के दीवार के पीछे छुपती है। दोस्तों, अब एक मौका मिलता है जब कोर्ट की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी इजाज़त दी जाती है। लड़की को पूछा जाता है कि कहीं तुम सच में ही तुम्हारा मन था या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है या तुझे जबरन यहाँ पर ले जाया गया है। आरजू से जब ये बात करी जाती है तो वो कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी करी है, यानी ये मेरा मनपसंद है और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। कानून रिश्ते नहीं देखता है, कानून कुछ भी नहीं देखता है, कानून प्यार देखता है। ये बात तो बड़ी अचंभित है। कानून ने प्यार को बहुत तवज्जो दी है, जबकि कानून ने रिश्तों को तवज्जो नहीं दी। कानून ने बिल्कुल भी देखो ना आत्मा को दी, ना प्रेत को दी, ना पुनर्जन्म को दी, लेकिन प्यार को जगह दी है कानून ने पे। अब यहाँ पर वो किसी की क्यों मानने वाले थे। एक पिता रोता हुआ कांपता हुआ अस्पताल से वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर कोर्ट ने उनको उनकी बेटी से मिलने की इजाज़त दी, वो भी पुलिसकर्मियों के सामने। वो पिता अपनी बेटी के सामने खड़ा होता है और उसके कांपते हुए हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, आरजू, बड़े नाजों से तुम्हें पाला है, मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें बहकाया गया है ना, तू अब भी मेरे साथ चल, ये लड़का तुझे धोखा दे रहा है। आरजू ने अपने पिता की तरफ अपना चेहरा नहीं किया। शायद आरजू भी रो रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं बाबा, ये मेरा मनपसंद है और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। इतने ही शब्द सुनते आरजू का जो पिता है वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है, लेकिन उस आरजू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरा पिता कहाँ पर पड़ा है, और आगे पुलिस की कस्टडी में आगे चली जाती है। माँ बिलखती रहती है, तू कभी सुखी नहीं रह पाएगी, तेरा घर संसार कभी सुख से नहीं भरा होगा। तूने आज हमारी छाती पर पांव रखकर किसी ऐसे इंसान को चुना है जहां हमें समाज बोलने नहीं देगा, ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। आरजू, तुमने सही नहीं किया है। उस पिता को फिर अस्पताल ले जाया जाता है और उस पिता को भर्ती कराया जाता है आईसीयू रूम में। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। इसके बाद आपको बताऊं, वो कई दिन तक अस्पताल में रहता है, खाली हाथ थे। जब बेटी ने पीठ दिखा दी तो अब क्या कर सकते हैं, अब किसी के खिलाफ नहीं जा सकते। यहाँ तक भी आरजू को सब्र नहीं होता है। आरजू एक लिखित रूप में अर्जी लगाती है। अर्जी में क्या होता है कि जो मेरा पति बना है और जिस पति के घर वाले, क्योंकि एक ही गांव का मामला था,
अगर इनको और मेरे पति को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार मेरे माता पिता और मेरा एक यानी जो मेरे भाई हैं वो हैं। दोस्तों ये बात सुनकर वो पिता और भी टूट जाता है। उस पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि आज से ही मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। आरजू का अगर इस घर में किसी ने नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दोस्तों पिता टूट जाता है और वो हमेशा इसी विचार में बिल्कुल झुक चुका था। अब वो रास्ते गलियारे में जब भी निकलता है उसे लगता है कि लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मेरी बेटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, और वो बेटी दूसरे शहर में जाकर अपना घर बसा लेती है। ना उसे पिता से मतलब था, ना भाइयों से मतलब था। भाई इतने शांति प्रिय होते हैं कि उन्होंने अपने पिता और बहन के बीच में बोलना सही नहीं समझा। हालांकि खून किसका नहीं खोलता है। दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बड़े से बड़े घाव को भरने की ताकत रखता है। आरजू अपना जीवन जी रही है, लेकिन उस पिता ने शायद उस बेटी को तो जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन क्या करें, इस पापी दिल से नहीं निकलते हैं। संतान तो अपनी ही है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 1 साल से 2 साल होते हैं, 2 साल से 3 साल होते हैं, 4 साल हो जाते हैं। देखते ही देखते वक्त 10 साल खा जाता है, लेकिन उस बेटी की कोई भी खैर खबर कहीं से भी नहीं मिलती है। और एक और बात सुनिए, वो बेटी अपने ससुराल वालों से बराबर का रिश्ता और संबंध रख रही थी, यानी उस चाचा के साथ वो बहुत खुश थी, कोई भी दिक्कत उसे नहीं थी और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रही थी। अब यहाँ पर एक दिन रात गहराती है। आज आरजू का जो पिता है वो कहता है अपनी पत्नी से कि मेरा ना जी घबरा रहा है। वो कहता है कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। आरजू के पिता ने वो गांव ही छोड़ दिया था, शहर में अपना बसेरा किया और वहाँ पर नई जिंदगी की शुरुआत करी, लेकिन गांव की खबर उसके कानों में पड़ती है तो वो कहता है कि मेरा जी घबरा रहा है। तभी गांव से उसके भाई का फ़ोन आता है और वो भाई कहता है, भाई तुम्हें कुछ पता है? मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, 2 महीने पहले जो आरजू का पति है वो इस दुनिया से जा चुका है। तभी वो पिता फ़ोन रख देता है, कहता है कि मैं कह रहा था ना, मेरा जी घबरा रहा है। देखिए उस पिता के मन को और उसकी आत्मा को। वो आज भी उस गांव के व्यक्ति को जो उसका रिश्ते में भाई लगता है, उसे अपनी बेटी का जीवन साथी स्वीकार कर लेता है, ना चाहते हुए भी। अब इसके बाद क्या होता है कि 2-3 दिन निकलते हैं। अब यहाँ पर ये सो रहे थे। दूसरी तरफ दोस्तों आरजू यहाँ पर आती है। यहाँ पर आने के बाद आरजू रात के वक्त इस घर में प्रवेश करती है। आरजू के भाई जो उसे प्रेम करते थे, उन्होंने जब सुना, पिता को नहीं बताया गया था कि ऐसे हमारी बहन की ज़िंदगी में तूफान आ चुका है, तो उन्होंने बहन से बात करनी शुरू करती थी। दोस्तों आरजू जब रात के वक्त घर में आती है तो माँ और पिता सोए हुए थे। पहले आरजू माँ के चरणों में रोती है और फिर पिता के चरण पकड़कर रोने लगती है। टुसक टुसक कर रो रही थी। आंखों से जब आंसू गिरते हैं तो उसके पिता की आंखें खुलती हैं। वो अंधेरे से में कहता है, कौन है? चारों भाई पीछे खड़े हुए हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, पिता को कुछ हो ना जाए, शायद बहन को वो मारने पीटने ना लग जाएं। लेकिन जब आरजू के पिता की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि सामने वही राज दुलारी लाडो बेटी बैठी है, जिसके लिए उस पिता ने बहुत ही कहते हैं प्रार्थना करी थी, उसे मांगा था, भगवान से व्रत किए थे। वो बैठा हुआ पैरों को सुकेड़ लेता है, कहता है कि इन चीज़ों के लिए अब वक्त नहीं है, तुमने बहुत देर कर दी, क्यों आई हो मेरे घर पे? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तभी आरजू रोते हुए कहती है कि बाबा, मैंने जो किया है ना, उसका भुगतान मैं भोग रही हूँ, और इस तरह से भोग रही हूँ जो मैंने भी नहीं सोचा था। तभी वो बाबा कहता है कि बेटा, ऐसा कभी दिल से नहीं चाहा था, लेकिन तुमने हमारा दिल बहुत दुखाया था। जिस दिन तू गई थी ना, मैं उस दिन ही मर चुका था। ये जो तेरे सामने बैठा है ना, ये एक मरा हुआ इंसान शरीर चल रहा है और इस दुनियादारी को देख रहा है। मेरे अंदर कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा नहीं रही। बड़े अरमान थे कि तेरी शादी धूमधाम से कराऊंगा। मेरी इकलौती बेटी है, जब बारात चढ़ेगी तो मोहल्ला देखेगा, फलाने की बेटी की बारात है, किसी अमीर घर में ब्याही होगी। मेरे अरमानों पर पानी फेर कर तुम सुखी तो नहीं रह सकती थी, ये तो मेरा अंदाज़ा था। वो कहती है कि बाबा, आपने ही तो कहा था मैं सुखी नहीं रह सकती, मेरे गलत फैसले ने मुझे ही बर्बाद कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताएं। आरजू जो होती है, जब वो रोती है, विलाप करती है और कहती है कि बाबा,
मुझसे गलती हो गई, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? तो बाबा कहता है कि बेटी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में ही शादी के बाद सुखी रही? वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसने उस व्यक्ति की, जो उसका चाचा लगता है, एक संतान को भी जन्म दिया था। तभी आरजू कहती है कि बाबा कभी सुखी नहीं रही। शराब पीकर वो मुझे मारता था, शराब पीकर उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो मैं आपको नहीं बता सकती। आपका दिल टूट जाएगा, आप वैसे ही बीमार रहते हैं। मैं अभागन हूँ, किस्मत की मारी हूँ, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, मेरी गलती थी, मैंने आपके दिल को दुखाया, वो चोट मैंने आपको दी। मैं वो कुलक्षणी हूँ जो शायद मैं आपका कैसे करूँ कि आपको सही, मुझे लगता है बाबा वो समय वापस लौट जाए, मैं सारी चीज़ें बदल दूँ और फिर दोबारा से आपकी लाडली बेटी बन जाऊँ। उस बाबा से रहा नहीं जाता, कहता है कि 10 साल बाद तेरा चेहरा देखा है, तेरे बिना आज भी ये घर सूना था, लेकिन बेटी तूने तो हमारी जन्मभूमि ही हमसे छुड़वा दी। उसके बाद वो कहती है कि बाबा मेरा गलत फैसला मुझे 10 साल तक तड़पाता है, मेरे ऊपर हर रोज़ मारपीट होती है, घर में खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं, एक घर से दूसरे घर बदलना, कहीं अपना ठिकाना नहीं था, कुछ भी हाथ में नहीं था, हथेली बिल्कुल खाली थी। जब से आपका आसरा छूटा है, कपड़ों को भी सोच समझ कर पहनती हूँ, क्योंकि पैसे नहीं हैं बाबा, उतने ही लाने पड़ते हैं। ये बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ी बहुत तो आपके कलेजे को ठंडक मिले, जो दुख मैंने आपको पहुँचाया है। उसने कहा कि बेटी भले ही तुमने कितना बुरा किया, लेकिन तुम्हारा बुरा हम फिर भी नहीं चाहते थे, तुम्हारा बुरा हम बिल्कुल नहीं चाहते थे, ऐसा सोचना नहीं था। तभी ये बेटी खड़ी होती है, कहती है कि बाबा एक आखिरी इच्छा थी, आपसे माफ़ी मांगनी। अब मैं इतना दूर आपसे चली जाऊंगी कि कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाबा ने कहा कि बेटी भला होगा, मैं आज तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा बेटी, शब्द जो कह रहा हूँ तेरे ऊपर एहसान है, लेकिन मैं दोबारा ज़िंदगी में तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। पैसे ले, तेरी मदद करूँगा, लेकिन तेरा चेहरा मुझे गवारा नहीं है। तूने उस वक्त पर मेरे जीवन को बिगाड़ा जिस वक्त पर शायद मेरी नैया अपने किनारे पर आने वाली थी। दोस्तों, उस दिन के बाद आरजू कहती हैं, उन्होंने हमें बताया, वो अपने पिता के सामने नहीं जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। उसकी माँ उससे घर मिलने के लिए आती है। वो आज एक सिंगल मदर होते हुए अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं और एक ऐसे बड़े शहर में रहती हैं। कहती हैं कि यहाँ पर कोई इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। मैं सिंगल मदर की तरह जीती हूँ, लेकिन मैंने जो अपने पिता के साथ किया है ना, जो मैं भुगत रही हूँ, क्योंकि आज उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पति को मरने के बाद ही उसे नौकरी करनी पड़ी, उसे मेहनत करनी पड़ी, और एक एक पैसे के लिए वो आज भी मोहताज है। कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं होते, माँ मुझे पैसे देती है, वही माँ बाप देते हैं जिनको शायद मैं ठोकर में या उनकी सीने पर पैर रख के मैंने आगे कदम बढ़ाया। आरजू का कहना है कि ये कहानी, ये घटना मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि जो लड़कियाँ गलत कदम उठाती हैं, आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, शेयर भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, और लोगों को सीख भी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस दुख भरी कहानी से, क्योंकि इतना मैं नहीं बता पाई हूँ जितना उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि बहन आपको क्या बताऊँ, हर दिन यही चिंता होती है कि बेटे का फ्यूचर क्या होगा, हर दिन यही सोच होती है, क्योंकि जिस लड़के से मैंने विवाह किया, हालांकि वो उम्र में मुझसे 1-2 साल ही बड़ा था, लेकिन नाते में मेरा चाचा था, जिससे मैंने शादी करी, वो बिल्कुल ठन गोपाल था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस वक्त ऐसा लगता था कि जो कुछ है ना, वो सब कुछ प्यार ही है, जो कुछ है यही है। अरे पैसा तो हम कमा लेंगे, प्यार दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन आरजू कहती है कि पैसा नहीं कमता। बहुत कोशिश करी, मैं जो भी पैसा कमाती थी 10 सालों में, वो मेरा पति उन सारे पैसों को शराब में पी जाया करता था। हम कोई भी सेविंग नहीं कर पाए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके शायद वो मरने के बाद भी कहीं चैन से नहीं रह रहा होगा। लेकिन मैं उसे भी दोषी नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने ही उससे कहा था कि मैं शादी करूँगी तो तुमसे ही करूँगी, वरना मैं अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज दूँगी। क्योंकि लड़के का दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि उस लड़की ने लड़के को उकसाया था। अब बताइए यहाँ पर किसका क्या कसूर था। अब एक बात देखिए, आप पर भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है ना, तो आपको औंधे मुंह डाल देती है।
आप ज़मीन पर मुंह के बट गिरोगे और आपको बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। आरजू की कहानी से सीख लीजिए। वो कहती है कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब आप लोगों के बारे में कहती हैं या एक ऐसी सीख लोगों के सामने रखती हैं, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि शायद हमारे कर्मों का यही भोग है, यही हमें भोगना होगा। तो इस घटना से बहुत कुछ सीखना है आपको। आरजू को आप हिम्मत देना चाहते हो या उसे कुछ और कहना चाहते हो, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना, क्योंकि वो आपके कमेंट पढ़ेगी। जो फेसबुक का परिवार है, यूट्यूब परिवार, आप भी कमेंट करना। तो कैसी लगी ये स्टोरी, इसकी राय लिखकर भेजना, मैं भी आपके कमेंट पढ़ूंगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।